नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल व्याख्या सहित करेंगे और आपके सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने हिंदी का। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, जिंदगी में जो प्रत्यय आपका आएगा वो आपका आएगा गी प्रत्यय। ठीक है, जिंद प्लस गी तो आपका गी प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? देखिए, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधा ऐसे ही हिंदी में उठा लिए गए हैं, बिना कुछ बदलाव करे, उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। देखिए, तत्सम इनमें से कौन सा है? तो आपका तत्सम शब्द है प्रिय। ठीक है, और इसका जो तद्भव होता है ना, वो आपका होता है दोस्तों पीय। ठीक है, इसका होता है पीय तद्भव। और बात करते हैं अन्य शब्दों की, तो देखिए आपके सामने शब्द है मोर। मोर तद्भव है और इसका तत्सम होता है मयूर। ठीक है, चार तद्भव है, इसका तत्सम होता है चतुर्थ। और पिया आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है प्रिया। ठीक है दोस्तों, तो ये और ये तीनों आपके शब्द हैं तद्भव, जिनके तत्सम आपके सामने ये हैं, और ये आपका है तत्सम। दोस्तों आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी कि तद्भव कौन सा है आपको ये बताना है। तो सीधी सी बात है, जो चार शब्द है ये आपका है तद्भव, ये तत्सम नहीं है। और इसका तत्सम क्या होगा आपको बताया मैंने अभी, चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, और बाकी आपके सभी शब्द क्या हैं? ये आपके तत्सम है। ये शला का तत्सम है और इसका तद्भव होता है आपका सलाई। ठीक है, वचन आपका शब्द है आपका तत्सम और इसका तद्भव होता है बैन। और तिक्त आपका तत्सम है और इसका तद्भव होता है तीता। मतलब तीता का तत्सम तिक्त होता है, बैन का तत्सम वचन होता है, और आपका सलाई का तत्सम शलाका होता है। और बाकी ये बचा आपका तद्भव, यानी कि तत्सम ये नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द विदेशज है, यानी कि विदेशी है? तो देखिए, जो आपका रिक्शा शब्द है ना, रिक्शा, ये आपका शब्द है विदेशी। और आपको बता दूं, रिक्शा एक जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो रिक्शा आपका विदेशी हो गया। और बाकी जो तेंदुआ शब्द है और आपका जूता शब्द है, ये दोनों शब्द आपके हो गए क्या? देशज। ठीक है दोस्तों, बहुत ही दोस्तों अच्छे क्वेश्चन आपके सामने कि तेंदुआ और जूता दोनों आपके देशज शब्द हैं। और जो आपका शब्द है नव, तो नव आपका शब्द है क्या? तत्सम। ठीक है, नव तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होता है वो होता है नया, है ना। नया का तत्सम होता है नव। तो जूता और तेंदुआ आपके हो गए देशज शब्द, नव हो गया तत्सम, और आपका जो रिक्शा है ये आपका हो गया विदेशी शब्द। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने गाय। गाय में कौन सी संज्ञा आती है? देखिए, संज्ञाएं आपकी पांच प्रकार की होती हैं। संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक। ठीक है, तो गाय आपकी होती है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा होती है? दोस्तों आप याद कर लो एक चीज कि भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं। जिन शब्दों के अंत में ये शब्द आते हैं, कौन कौन से? त्वय, त्वय आ पन, त्वय आ पन अन, और आपका ईमा, ई ता हट। दोस्तों ये आपको याद करना है, त्वय आ पन अन ईमा ई ता हट। जिन शब्दों के अंत में ये आए वो सब होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और इनसे क्या है, एक भाव निकलता है। तो देखिए, बीमारी शब्द है आपका भाववाचक संज्ञा, क्योंकि यहां ई आ रहा है। तो त्वय आ पन अन ईमा ई ता हट, ये सब होते हैं भाववाचक संज्ञा। और बाकी आपका जो दिल्ली है ना, दिल्ली आपका हो गया व्यक्तिवाचक। ठीक है दोस्तों, मोहन भी हो गया आपका व्यक्तिवाचक, और लड़का आपका हो गया जातिवाचक। ठीक है दोस्तों, तो आपका बीमारी शब्द है क्या?
भाववाचक संज्ञा। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सवाल अच्छे अच्छे एग्जाम में छात्रों को हिला सकता है। कैसे हिलाएगा, देखिए ये सर्वनाम के भेद नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो देखिए ऐसा हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। देखिए पहला आपका होता है मैं, दूसरा तू, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। ठीक है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। और आपका और अगला आपका होता है कोई। देखिए कोई और कुछ, और अगला होता है कौन, और ये आपका क्या। ठीक है दोस्तों, तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये आपके 11 होते हैं हिंदी में कुल सर्वनाम। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना इस सवाल को, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। दोस्तों आप जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुल 6 भेद सर्वनाम के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्वतीय शब्द में कौन सा विशेषण है। देखिए आपके जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और आपका परिमाणवाचक विशेषण। अब पर्वतीय शब्द में कौन सा विशेषण है दोस्तों, पर्वतीय शब्द में आपका आता है कौन सा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आपको बता दूं गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो किसी के गुण दोष को बताए। अब गुण दोष में क्या होता है, छोटा भी हो सकता है, छोटा, बड़ा, है ना, पतला और मोटा। कोई रंग बताए, या रंग सफ़ेद है, रंग काला है, रंग बताए, और गहरा, है ना। तो मतलब किसी के गुण या दोष को बताए, उन शब्दों को बोलते हैं हम गुणवाचक विशेषण। तो पर्वतीय मतलब कोई चीज़ पर्वत की तरह है, तो उसके गुण को बता रही है, तो आपका हो गया गुणवाचक विशेषण। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए आगरा शब्द जो है वो तो आपका विशेषण नहीं है, वो एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, जो आगरा शब्द है आपका ये हो गया संज्ञा, और संज्ञा में कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक शब्द है कुछ, कुछ आपका शब्द है सर्वनाम, और सर्वनाम कौन सा दोस्तों, कोई या कुछ, ये होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिखना दोस्तों, लिखना एक क्रिया है ना कि विशेषण। ठीक है, तो आपका है चमकीला, चमकीला शब्द जो है एक आपका विशेषण है। अब चमकीला दोस्तों विशेषण क्यों है, इसमें आप एक वाक्य बना के देख लो कि कपड़ा चमकीला है। आपको मैं लिख के बताता हूं कि कपड़ा चमकीला है। ठीक है, तो कपड़ा, देखिए चमकीला शब्द जो है ये बता रहा है कपड़े की विशेषता। तो जो शब्द किसी की बताई विशेषता उसे बोलते हैं विशेषण, और जिसकी बताई जाती है विशेषता वो होता है विशेष्य। तो आपका ये तो हो गया विशेषण, ठीक है, और आपका ये हो गया विशेष्य। ठीक है दोस्तों, तो आपका चमकीला आपका हो गया विशेषण। दोस्तों आगे चलते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को बोलते हैं विशेषण। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। मतलब अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर क्या और किसको, ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं। आप कभी भी इस सवाल में गलती नहीं करोगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पहचानने में। अगर क्या और किसको सवाल पूछने पे उत्तर मिल जाए तो सकर्मक है, नहीं तो अकर्मक। जैसे मैं आपसे कहूं राम सेब खाता है, ठीक है, राम सेब खाता है। अब मैं इस सवाल में अपने आप से प्रश्न करता हूं कि राम क्या खाता है, तो क्या बोल दिया ना मैंने, तो क्या बोलने पे उत्तर मिल रहा है कि सेब खाता है।
तो जब क्या या किसको कोई एक शब्द बोलने पे आपको उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, और अगर ना मिले तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब मैं इस सवाल को करता हूं कि राम सो रहा है। अगर मैं इस सवाल में क्या या किसको शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे उत्तर नहीं मिल रहा। अगर मैं क्या शब्द का इस्तेमाल करता हूं, राम क्या रहा है, दोस्तों कोई सवाल नहीं मिल रहा इसमें। ठीक है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। अगर मैं किसको का इस्तेमाल करता हूं कि राम किसको रहा है, यहां भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा, क्योंकि ये कोई वाक्य नहीं बन रहा ना। क्या या किसको यूज करने पर कोई वाक्य नहीं बन रहा, तो इसका मतलब वाक्य नहीं बना तो क्या है, उत्तर भी नहीं मिलेगा। तो जब क्या और किसको सवाल पूछने पे उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, और उत्तर ना मिल रहा हो तो आपका अकर्मक। तो इसका मतलब आपका राम सो रहा है, इसमें हो गया अकर्मक क्रिया। दोस्तों याद कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और साथ साथ में आपको हर क्वेश्चन की व्याख्या बता रहा हूं, और इस व्याख्या को आप एक कॉपी में नोट करते रहना। दोस्तों आगे चलते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? देखिए सबसे पहले करते हैं, ये आपका क्रिया विशेषण होता क्या है। देखिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, अब इस शब्द में क्रिया क्या है दोस्तों, इस शब्द में क्रिया है आया। ठीक है, आया शब्द हो गया आपकी क्रिया। तो मैंने क्या बताया, जो शब्द क्रिया की बताते हैं विशेषता, उन्हें कहते हैं विशेषण। तो क्रिया क्या है, आया। तो आया शब्द की विशेषता बता रहा है बाद, तो बाद आपका हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं क्रिया विशेषण। तो आया क्या है, क्रिया, और इसकी विशेषता बता रहा है बाद, तो बाद शब्द हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हर चीज बिल्कुल पॉइंट वाइज क्लियर हो रही होगी। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द कौन सा है? देखिए संबंधवाचक शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द दो शब्दों के बीच में कोई संबंध बनाए। तो इस वाक्य में जो आगे शब्द है ना, ये है संबंधवाचक। याद कर लें दोस्तों, इसमें आगे शब्द है संबंधवाचक। नेक्स्ट है दोस्तों, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? दोस्तों समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों के बीच में जोड़ा जाए और वाक्य पूरा बन जाए। तो वह आया मैं गया, इन दोनों के बीच में और शब्द आ रहा है। ठीक है, तो दो चीजों को जोड़ रहा है ना और शब्द, तो उन्हें बोलते हैं समुच्चय बोधक, यानी कि और शब्द हो गया आपका समुच्चय बोधक शब्द। नेक्स्ट है आपके सामने, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द कौन सा है? देखिए जहां ये चिन्ह लगा होता है ना, उसे बोलते हैं विस्मय बोधक शब्द। तो ये चिन्ह कहां लग रहा है, हाय पे लग रहा है, तो आपका हाय शब्द हो गया विस्मय बोधक। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा अनीक का पर्यायवाची है? देखिए अनीक माने होता है दोस्तों, याद कर लेना, जो अनीक माने होता है वो होता है सेना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, अनीक माने सेना। देखिए सेना को हम फौज भी कहते हैं, ये आपको पता होगा, सेना को फौज भी कहते हैं और सेना को हम वाहिनी भी कहते हैं, वाहिनी। ठीक है दोस्तों, और आगे बता दूं आपको अर्जुन। देखिए अर्जुन का पर्यायवाची क्या है, अर्जुन का पर्यायवाची होता है गुड़ाकेश। यहां लिखता हूं मैं, अर्जुन के पर्यायवाची गुड़ाकेश। ठीक है, धनंजय, गुड़ाकेश, धनंजय, गांडीवधारी, गांडीवधारी, श्वेतवाहन, श्वेतवाहन। ठीक है, और इसके पर्यायवाची है सव्यसाची, सव्यसाची, और इसका पर्यायवाची दोस्तों ये भी है पार्थ और कौन्तेय। ठीक है ना, गुड़ाकेश, धनंजय, गांडीवधारी, श्वेतवाहन, सव्यसाची, पार्थ, कौन्तेय, ये सारे आपके अर्जुन के पर्यायवाची हैं। रही बात अग्नि की, तो अग्नि के पर्यायवाची आपके हैं पावक, अनल, दहन, अग्नि, वायुसखा, धूमकेतु, कृशानु, हुताशन, वैश्वानर, जातवेद। ठीक है, और घोड़े की पर्यायवाची आपके सामने है घोड़ा, घोटक, है ना, बाजी, और आपका रविसुत, और अश्व, सैंधव। ठीक है ना, अश्वी हो गया और आपका सैंधव भी हो गया। ठीक है, और आपका एक होता है हय, तो ये भी आपका घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अनीक माने क्या हुआ, सेना। आगे चलते हैं, कपड़ा का पर्याय क्या है? देखिए कपड़े के पर्यायवाची होते हैं अंबर, वस्त्र, परिधान, पट व संचीर,
तो आपका ये वसन भी है कपड़े का पर्यायवाची, ठीक है ना। और आपका अंबर भी होता है, ठीक है, अंबर होता है, वस्त्र होता है, परिधान भी होता है, और पट भी होता है, वसन भी होता है, और आपका चीर भी होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने आकाश का विलोम बताइए। देखिए आकाश का आपका विलोम होता है पाताल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामने पृथ्वी का विलोम बताइए। दोस्तों पृथ्वी का विलोम जो होता है आपका होता है क्या, आकाश, ठीक है। पृथ्वी का विलोम आकाश होता है, और पाताल का विलोम भी दोस्तों आकाश होता है, और गोचर का विलोम होता है अगोचर, अगोचर, और लौकिक का दोस्तों विलोम होता है अलौकिक, अलौकिक, ठीक है। नेक्स्ट अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। दोस्तों अभय माने होता है क्या, अभय माने होता है निर्भय, और उभय माने होता है दोनों। तो अभय और उभय का मतलब हुआ निर्भय और दोनों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया अभय और उभय का। नेक्स्ट करते हैं अली और अली। देखिए ये वाला जो अली होता है आपका, इसका मतलब होता है भौरा यानी कि भवरा, और ये वाला जो अली है बड़ी की मात्रा इसमें, तो इसका मतलब होता है सखी। तो अली और अली का मतलब हो गया भौरा और सखी, ठीक है दोस्तों। और इसमें कुछ और पॉइंट दोस्तों अच्छे हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। देखिए कंधा, कंधा को हम बोलते हैं अंश, अंश माने को होता है कंधा, और हिस्सा को बोलते हैं ये वाला अंश, ये वाला अंश, ये होता है हिस्सा। दोस्तों अगर बात करते हैं दमन की, तो दमन का मतलब दोस्तों होता है दबाना, ठीक है ना, किसी को दबाना। और दामन का दोस्तों मतलब होता है आंचल, ठीक है। और दशन की दोस्तों बात करें, दशन, तो दशन का मतलब दोस्तों होता है मुहूर्त, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं मुहूर्त। हम कहते हैं ना कि चीज का मुहूर्त निकालना, तो मुहूर्त हो गया। और दर्शन माने दोस्तों होता है विचार, ठीक है। तो इसका जो आपका आ जाएगा अली अली भौरा सखी। नेक्स्ट है आपके सामने उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। दोस्तों एक आएगा आपका सी आंसर, किस शब्द के आगे जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए 46 इसकी वर्तनी शुद्ध है, याद कर लेना दोस्तों कि 46 शब्द ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, 46। और नेक्स्ट आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। देखिए उज्ज्वलन, याद कर लेना हमेशा, उज्ज्वल में 2 बार आधा जे आता है, ठीक है, ये आपका होता है उज्ज्वल, और उज्ज्वलन आपका ये हो जाएगा। तो हमेशा 2 बार आधा जे आएगा, यही इसकी शुद्ध वर्तनी है। दोस्तों ये हो गया आपका हिंदी के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी प्रश्नों की वीडियो मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।